हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत उमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। और सर आज क्या लेके आए हैं सर? वही क्लास 11th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जो मजेदार टॉपिक कल खत्म किया था। रेडियो एक्टिविटी बता के चले गए थे सर रदरफोर्ड की जगह। मैंने कहा वो भी काम का था यार, लेकिन आज तो रदरफोर्ड पढ़ाएंगे सर। आज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मिलने वाला है कि सर जिस व्यक्ति का बोलबाला हो गया था मार्केट में कि अब बारी है रदरफोर्ड की, अब बारी आई रदरफोर्ड की, क्या दिखाते हैं रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड कुछ टाइम के लिए गायब हो गए थे, मैंने बताया था ना, चले गए थे लैब में, सन्यासी बन गए थे, प्रैक्टिस चल रही थी सर, प्रैक्टिकल्स कर रहे थे सर, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और फिर एक दिन वो आते हैं सामने बढ़िया तरीके से, ऐसे सारा हथियार लेके सब कुछ, कहते हैं सर जैसे थॉमसन ने बातें करी थी कि सिर्फ तरबूज को देख के बोल दिया तरबूज की तरह दिखता है, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा एक्सपेरिमेंट के तहत। और जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया है वही एक्सपेरिमेंट मैं आप सबको दिखाऊंगा कि मैंने जो भी एविडेंस निकाले हैं, जो भी कंक्लूजन निकाला है, मैंने हर एक चीज को तर्क रख के निकाला है। तो हमने कहा ठीक है भाई। और बात भी थी सर, रदरफोर्ड भी ऐसे गली मोहल्ले वाला इंसान नहीं था, उसका भी बोलबाला चल रहा था। क्यों? क्योंकि सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम प्रोटॉन था, वो डिस्कवर करने वाला कौन था? रदरफोर्ड। दूसरी बात, जो थॉमसन ने मजाक मजाक में मार्केट में बोल दिया था कि तरबूज की तरह है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा पा रहा था, लेकिन भाई ने तो पूरे के पूरे एविडेंस उठा दिए थे कि सर आपके ये दो ड्रॉबैक है, इसका आंसर दीजिए, नहीं तो आपके मॉडल को डिस्कार्ड करने वाले हैं। और ऐसा हुआ, थॉमसन कुछ बोल भी नहीं पाए थे और मॉडल हो गया डिस्कार्ड। लेकिन फिर सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पे थी, रदरफोर्ड पे की, अब ये कुछ कमाल करेगा। और भाई ने कमाल किया, भाई मार्केट में आया और एविडेंस के साथ आया। इसीलिए आज पढ़ना है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, क्या लेके आया था वो देखना है। सर एक एक्सपेरिमेंट लेके आया था जिसको कहते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर आप सबने उसको अलग अलग बुक्स में नाम सुना है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। सुना है क्या नहीं सुना है? क्या कहते हैं उसको अपन? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। सबने सुना हुआ है, एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। या फिर कुछ बुक्स में लिखा रहता है सर, एक और नाम लिखा रहता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें जो उसने रेडियो एक्टिव पार्टिकल यूज करे थे, जो रेडियो वेव्स यूज करी थी, इसने रेडियो एक्टिव वेव्स यूज करी थी, वो थी अपनी अल्फा पार्टिकल वाली, अल्फा रेस। तो इसलिए इसका नाम रखा गया अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रखा गया था। हमने कहा ठीक है सर। सर लेकिन गैर गुजरा आदमी नहीं था, पहले इनके बारे में जान लेते हैं क्या इनके बारे में हुआ था। सर रदरफोर्ड वॉज अ केमिस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का था, विलियमसन के ही दोस्त थे। अरे केन विलियमसन कैप्टन ना अपना, आजकल हट गया है क्या? ठीक है, अरे बहुत पुरानी बात है सर, ये समथिंग अपने 1900 की बात है, ठीक है, वो तो अभी कहां अपने 2023 का, लेकिन बता दिया विलियमसन वहीं का है, तो याद रखने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, देख रहे हो, राह चलता आदमी नहीं है, नोबेल प्राइज मिला भाई को, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। किसके लिए? फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द केमिस्ट्री ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में भी भाई का बहुत सारे योगदान है, लेकिन अभी उन सब की बात नहीं करूंगा क्योंकि अपने काम का नहीं है। अभी मार्केट में एक ही चीज चल रही है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, तो उस पर बात करने वाले हैं आज अपन, ठीक है। दूसरी बात, सर इतना तगड़ा नाम हो गया था भाई का कि भाई की याद में, भाई की फरियाद में, फरियाद तो नहीं करी थी लेकिन उसकी याद में आपका एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ है जिसका नाम है, सॉरी नंबर है 104। उसका नामकरण भाई पे रखा गया और उसका नाम रख दिया गया रदरफोर्डियम। क्या नाम रख दिया? रदरफोर्डियम। जैसे कहीं कहीं चौराहों का नाम दे दिया जाता है ना, किसी की याद में किसी की स्टैच्यू बना दी जाती है, इस तरीके से। तो रदरफोर्ड की याद में जब 104 वाला एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो इनकी याद में उसको नामकरण कर दिया गया, द एलिमेंट रदरफोर्डियम वॉज नेम्ड इन रदरफोर्ड ऑनर। ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं, जो भी 100 के ऊपर हैं उनके नाम ऐसे ही रखे, मेंडलीव के नाम पे भी रखा है मेंडलीवियम, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 104 को क्या नाम रख दिया उन्होंने? रदरफोर्डियम। तो ये भाई के स्वागत में, ठीक है, कि भाई की याद में क्या नाम दे दिया? रदरफोर्डियम दे दिया। ठीक है सर, आपने अभी उनकी वाहवाही तो बहुत सारी कर दी है, लेकिन हमें बताओ तो भाई ने क्या किया था, तब तो हम भी बोलेंगे कि हाँ कुछ तो बात थी हमारे रदरफोर्ड में, वो अपन को देखनी है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या किया इनने?
हैं, कुछ भी नहीं किया। अरे मैंने कहा किया, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, आए पूरे एकदम सब लोग साइंटिस्ट लोग बैठे थे और आए सब, ये सब सामान वामान लेके, बढ़िया एकदम स्टेज बना हुआ था, सब उस पर रखा, बहुत सारा अरेंजमेंट दिख रहा था, सब साइंटिस्ट बोल रहे थे अब तो कुछ होने वाला है। रदरफोर्ड ने भी बोला कि सर हवा में बात नहीं होगी, बात तो होगी एक्सपेरिमेंट के तहत। किसके तहत होगी? एक्सपेरिमेंट के तहत। ये नहीं कि बढ़िया एकदम घूम रहा हूं मस्ती मजाक में जो ख्याल में आ रहा है और बोल दूं मैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्यालों की मलिका चारों तरफ बस, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस ख्याल में आ गया और मैंने दे दिया। मैंने कहा अपन एकदम एक्सपेरिमेंट करेगा और एक्सपेरिमेंट में जो आएगा वो बिल्कुल आपके सामने बताएगा, फिर मैं बताएगा एटॉमिक मॉडल क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आ जाओ। तो इनने क्या अरेंजमेंट किया था पहले मैं वो बात करूंगा, ठीक है। तो भैया रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जिसको गोल्ड फॉइल एटम भी कहा गया, क्या नाम दिया सर इसको अपन ने? एक बार और, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या किया इनने? सर इनने क्या करा, इनने गोल्ड फॉइल ली, एक क्या ली इनने? गोल्ड फॉइल। ऐसे मैं इसको आपको साइड व्यू बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो गोल्ड फॉइल है, इसका क्या है? ये गोल्ड फॉइल है, सारे नाम अपन व्हाइट से लिखेंगे। गोल्ड फॉइल। अब भैया आप जानते हो कि एक फॉइल ले ली मैंने, तो इसमें कई सारे गोल्ड के एटम होंगे, होंगे ना, इधर इधर इधर, अरे सैकड़ों अड़गों एटम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मुझे अभी एक एटम से मतलब है। किससे मतलब है सर? एक एटम से। तो मैं यहां पर इमेजिन कर रहा हूं बस एक ही एटम, ठीक है सर। मैं यहां पर एक ही एटम इमेजिन कर रहा हूं, ये बना दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत की बात? ये मैंने एक एटम यहां पर बना दिया, ठीक है। थोड़ा बेकार तो नहीं बना? हाँ ठीक है, चला लोगे ना, इतना काम तो चला लोगे, इतना तो भरोसा रखो यार, ठीक है। और इस एटम के जस्ट पीछे देखो मैंने क्या बनाया, फ्लोरेसेंस की या जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बनाई। किसकी बनाई सर? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। आप जानते हो ना जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों बनाई है? समझ गए होंगे आधे लोग, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों तैयार हुई है? क्योंकि सर इधर पे होगी लाइटिंग, इधर पे चले चमकेंगी दिवाली की एकदम लाइटिंग। क्योंकि जब भी कोई रेज वहां से आएगी और भाई से टकराएगी, और भाई जैसे ही टकराएगी भाई तुरंत उजाला दे देगा कि कोई तो आया, कि कोई तो आया। इधर एक फिनोमेना होगा जिसका नाम था फ्लोरेसेंस, बताया था। जैसे ही कोई रेडिएशन उसके पास आती है वो पूरी रेडिएशन वापस कर देता है, लेकिन खुद चमक उठता है। खुद क्या उठता है? चमक उठता है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो यहां पर अपन ने दिखा दी कौन सी? जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिसपे फ्लोरेसेंस का अपन देख लेंगे। अब आ जाओ इधर पीछे। पीछे क्या किया सर ये बता दो। तो यहां मैंने एक ले लिया ऐसा एकदम सेंटर में बनाने का, यहां से रेडिएशंस निकलेंगे। ये एक लेड बॉक्स है। कैसा बॉक्स है? लेड बॉक्स। सर लेड बॉक्स क्यों? मैंने कहा लेड एक ऐसा एलिमेंट होता है जिनमें अगर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कहीं इधर उधर जाने नहीं देता। तो बस यही, ठीक है, इसीलिए रखा, और कुछ काम नहीं है। चलो एक और काम करते हैं। हाँ, यहां पर मैंने एक ले लिया सब्सटेंस। क्या ले लिया? सब्सटेंस। और ये सब्सटेंस था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या था सर ये? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या था सर? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, जिससे रेडिएशंस निकलेंगे। क्या निकलेंगे? जिससे सर रेडिएशंस निकलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या करा सर, ये जो था ना ये लेड वाला, इसको पूरा पॉजिटिवली चार्ज कर लिया। क्या कर लिया? पूरा पॉजिटिवली चार्ज। मतलब ये मान लीजिए उस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिए कि जो भी रेडिएशंस यहां से निकलेंगे वो सब पॉजिटिव चार्ज के हो। मतलब अगर मान लीजिए यहां से एक भी रेडिएशन पास होने जाएगा तो वो कैसा होना चाहिए सर? पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि जो भी रेज होंगी अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हुई, अगर वो जो यहां से रेज निकलने वाली हैं वो रेज अगर पॉजिटिव चार्ज रेज हुई, कैसी हुई सर? पॉजिटिवली चार्ज रेज, और किससे निकली? एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। तभी हम उसको नाम देंगे, अल्फा रेज।
क्योंकि एक रेडियो एक्टिव रेस जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसी को हम नाम देते हैं अल्फा रेस। इसीलिए इसका नाम रखा गया है सर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहां से तो अल्फा भी निकल सकती है, बीटा गामा भी, लेकिन जो भी रेडिएशन निकलेगी उसको अपन ने कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज सिर्फ किसके पास होता है, अल्फा रेस। याद करो He2+, है ना, हीलियम के ऊपर जब डबली चार्ज होता है तभी तो अपन की होती है कौन सी रेस, अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेडियस। ठीक है, तो ये सोर्स हो गया अल्फा पार्टिकल का, और यहां से अब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया जाएगा किस पे, गोल्ड फॉइल पे। किस पे करेंगे, गोल्ड फॉइल पे। चलिए चालू करें कहानी। चलो, तो सर ये पहली रेज इससे पास हो रही है ये, और ये सीधी की सीधी पास होके यहां चली गई। एक और रेज निकली, वो भी सीधी पार होके चली गई। एक और रेज निकली, सीधी पार होके चली गई। एक और रेज निकली, सीधी पार होके चली गई। और जैसी पार होके गई तो क्या हुआ, यहां पर जैसे ये इधर चमका तो इधर पे फ्लोरेसेंस होने लगा। देखा, लाइट चमकने लगी। कितना बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि हमने फ्लोरेसेंस यही तो पढ़ा है। तो जैसे ही वहां से लाइट रे निकली और सट से आके इसमें टकराई और यहां पर चमका, उसने कहा यार सीधी चली गई। उसने कहा अरे यार सीधी चली गई। कहां चली गई, सीधी चली गई। अब उसने कहा यार ऐसे कई सारी रेस थी जो सीधे जिस डायरेक्शन में छोड़ी थी उसी डायरेक्शन में गई और इधर पे इल्यूमिनेशन हो गया, मतलब वहां पर ग्लो कर गया। तो फिर पहला कंक्लूजन, पहला ऑब्जर्वेशन पहले तो, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द एटम विदाउट डेविएटेड, इन अ स्ट्रेट लाइन में पास हो गए। देखो ना, पूरे के पूरे पास हो गए। तो फिर रदरफोर्ड ने ऐसा सर खुजाया था, कहां पर, लैब के अंदर। सामने तो उसको पता था क्या हो रहा है, सर खुजाया था लैब में। उसने कहा था यार सबके सब पास हो गए, मतलब एटम के अंदर काफी जगह खाली है। एटम के अंदर काफी जगह क्या है सर, खाली है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। क्या हुआ, एटम के अंदर खाली जगह है बहुत सारी। तो उसने बोला ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द एटम विदाउट एनी डेविएशन, दैट मींस कि एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस खाली है। यह पहला ऑब्जर्वेशन था। समझ में आया, सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, दैट मींस उसके अंदर बहुत सारी जगह कैसी है, खाली है। हमने कहा बहुत बढ़िया सा, सही जा रहे हैं एक तरफा। अब उसने सोचा कि यार मैंने तो अभी कहां करा, उसके आउटर पे मारी, अब उसके कोर पे मारता हूं, क्योंकि किसी भी स्फीयर के जब मैं सेंटर पे जाऊंगा, कोर पे जाऊंगा, तो वहां पर चीजें रिजिड मिलती है, ठोस मिलती है। एग्जांपल देता हूं, आम देखना ऊपर वाली सतह पे कितना बढ़िया रहता है, और जब अंदर जाते हो गुठली निकलती है कि नहीं, तो गुठली कैसी होती है, हार्ड होती है। हर स्फीयर का यही कहना है, हर स्फीयर, सबका जो बाहर वाला पार्ट होता है वो नरम होता है, जैसे जैसे आप कोर की तरफ जाते हो तो कोर बहुत हार्ड होता है। तो उसने कहा अब बारी कोर की। किसकी बारी सर, कोर की। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब बारी आती है कोर की। अब कोर के लिए मेरे को एक कलर चाहिए। हाँ, पहले तो कोर में एक डिजाइनिंग करनी है मेरे को। ठीक है, अभी देखते हैं। अब वो कोर में मारने वाला है लाइट। किस में मारने वाला है, कोर में। कोर में, कोर में, कोर में, कोर में, कोर में, यही कलर था ना, हाँ ठीक है। अब कोर में लाइट जा रही है, ये देखिए, ये गया कोर कोर कोर, ये लाइट जाते 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 यहां टकराई। जैसे ही लाइट ये बीच वाले पार्ट पे टकराई, पहला आपका डेविएशन तैयार, और ये धड़ से यहां मिला। राइट, रदरफोर्ड खुश। रदरफोर्ड कहता कुछ तो हुआ, रदरफोर्ड कहता है कुछ तो हुआ सर। सर जैसे ही मैंने इंसिडेंट रे को मारा, लाइट गई कोर के तरफ और वहां से डेविएट हो गई, डेविएट हो गई, डेविएट हो गई। क्या हो गई सर, डेविएट हो गई। कैसे पता चला, क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन में मारी थी और उजाला ऊपर मिला। सबकी पसंद निरमा, अच्छा उजाला का मिला सर, ऊपर मिला। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। उसने बोला कुछ तो है सर, कुछ तो है सेंटर में। उसने कहा एक और, एक और, एक बार और, एक बार और। मैंने कहा ठीक है, एक बार और। उसने फिर एक और मारी, कोर पे पड़ी, और जैसे ही कोर पे पड़ी फिर से एक रिफ्लेक्शन मिला। और फिर से वो रिफ्लेक्शन कैसे पता चला उसको, सर उजाला, उजाला। तो भाई उसका सर घूम गया। उसने कहा भैया सेंटर में कुछ तो है, और वहां से क्या हो रहा है, मेरी लाइट डेविएट कर रही है। क्या कर रही है, डेविएट कर रही है। उसने कहा एक बार और, एक बार और, पूरा सेंटर में मारो, एकदम बीचों बीच। मैंने कहा ठीक है, लास्ट, लास्ट अटेम्प्ट हो रहा है सर। जैसे ही बीच में मारा, भाई को पीछे कुछ मिला ही नहीं, भाई को पीछे कुछ मिला ही नहीं। जाके ऐसे देखता है, ऐसे सर सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर कहां गई वो, और पता चला थोड़ी देर बाद कि वो जिस पास से आई थी
उसी पास से वो वापस चली गई। मतलब ये बात कंफर्म हुई कि सेंटर में कुछ तो है। अब वो कुछ क्या है वो बताता है। अभी देखो, उसने कहा सर एक तो पहली बात, सेंटर में कोई ना कोई रिजिड चीज रखी है जिसमें पूरे एटम का मास है और वो अल्फा पार्टिकल को इधर उधर सरका रही है। मतलब जब मैंने थोड़ा दूर से फेंका था तो उसने अल्फा पार्टिकल को डेविएट कर दिया। क्या कर दिया? डेविएट। नीचे से फेंका तो भी डेविएट कर दिया, और एकदम सेंटर में फेंका तो उसने वापस फेंक के मार दिया। मतलब वो रिजिड पार्ट ने अल्फा पार्टिकल को पेनिट्रेट नहीं होने दिया और रिपेल कर दिया। क्या कर दिया? रिपेल। जैसे ही उसके वर्ड में एक वर्ड आया सर, क्या? रिपेल कर दिया। और सर रिपेल कौन कर सकता है? जब चार्जेस कैसे होते हैं? सेम। चार्जेस कैसे होते हैं सर? सेम। मतलब उसने कहा सर मेरे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव थे और सेंटर में भी जो हेवीली पार्टिकल रखा है, जो हेवीली मास रखा है, वो मास जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज का है। ये जो मास है ये कैसा मास है? पॉजिटिवली चार्ज मास है। तो इसने ये कहा ये जो बीच में मास रखा है वो हेवीली पॉजिटिवली चार्ज मास है। और जैसे ही उसने कहा कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और भाई ने डिस्कवर करी थी कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज चीजें प्रेजेंट है, जिसको उसने नाम दिया था प्रोटॉन। दैट मींस उसने कहा बीच में जो भी मास रखा है उस मास में योगदान है किसका? प्रोटॉन का। क्योंकि प्रोटॉन जो होता है मास में कंट्रीब्यूशन भी करता है, साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज भी देता है। दैट मींस उसने कहा सेंटर में एक पूरा मास रखा हुआ है जिसके अंदर कौन है? प्रोटॉन। और तभी जाके उसने ये बोला कि इस वाली चीज का मैं नामकरण करता हूं न्यूक्लियस। ठीक है, OUS आएगा वो कर लेना, CLEOUS। ठीक है, न्यूक्लियस। तो अब जाके इसने बोला कि भैया एटम के सेंटर में कोई हेवीली मास रखा हुआ है, बाकी स्पेस खाली है। एटम में पूरी स्पेसेस खाली हैं, सेंटर में हेवीली पार्टिकल रखा है, हेवीली मास रखा है जिसपे पूरे एटम का मास डिपेंड करता है। और वो जो चार्ज है उसका वो कैसा है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन लाई कर रहे हैं? प्रोटॉन। और उसका नामकरण किया सर न्यूक्लियस। मतलब एटम के सेंटर पे एक हेवीली पार्टिकल रखा है, हेवीली चार्ज पार्टिकल रखा है, हेवीली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है, जिसका नामकरण हुआ न्यूक्लियस। और भाई ने यह बताया उस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन्स। कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स। तो यह कहानी थी किसकी? रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड को आगे चल के इसलिए जाना जाता है ड्यू टू दिस न्यूक्लियस, क्योंकि आज भी हम मानते हैं एटम के बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन्स हैं जो एटॉमिक मास में योगदान देते हैं। बाद में और पता चलेगा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन यह बात कंफर्म थी अभी तक कि न्यूक्लियस के अंदर कौन पाए जा रहे हैं? प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं। बाकी इनके मॉडल में इतनी ज्यादा पावर नहीं है, अभी थोड़ी देर में डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन सर भैया ने जो निकाला था क्या? न्यूक्लियस एकदम। और जो भी इनने तर्क रखे थे वो पूरे के पूरे काय पे रखे थे सर? एक्सपेरिमेंट पे। बिना एक्सपेरिमेंट के भाई ने कुछ बात ही नहीं करी। दूसरी बात भाई ने क्या करा? भाई ने इस न्यूक्लियस का रेडियस भी नाप दिया। कैसे नापा? उसने बोला एक काम करो, उसने कहा फटाक से जाओ, पहला रेडिएशन कहां पर था जो डेविएट हुआ था? पहला रेडिएशन तो उसने कहा यहां पर हुआ था डेविएट, कहता यहीं से यहीं से। उसने कहा आखिरी कौन सा जो डेविएट हुआ था? वो ये वाला। तो उसने कहा इसी के बीच में ही लाई करेगा न्यूक्लियस का डायामीटर। क्या बोला था उसने? यही जो साइज रहेगा ये किसका साइज रहेगा? न्यूक्लियस का डायामीटर। और फिर आप उसकी मदद से रेडियस निकाल लेना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। न्यूक्लियस के डायमीटर का आधा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? रेडियस। लेकिन ये 10 की पावर -10 से लेकर 10 की पावर -14 मीटर तक था। लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के लिए डायमीटर्स भी अलग अलग होते हैं, तो उस पर इतनी इंपॉर्टेंट की बात नहीं है। लेकिन इन्हें बता दिया था कि न्यूक्लियस का डायमीटर भी क्या होगा और क्या दिक्कत देखने को मिलेगी। तो बात समझ में आई क्या किया इनने? एक बार और बता दूं, लेड बॉक्स लिया, लेड बॉक्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जो रेडियो एक्टिव रेज देंगे, और पॉजिटिवली चार्ज रखा तो वो कंफर्म हो जाएगी कि वो क्या हो गई? अल्फा रेज। तो बेसिकली इसको आप बोल सकते हो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यहां से अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गोल्ड फॉइल पे। अच्छा गोल्ड पे क्यों? क्योंकि भैया ये चाहते थे इनके पास कोई ऐसा एलिमेंट हो जो सबसे अनरिएक्टिव हो। उस टाइम पे सबसे अनरिएक्टिव एलिमेंट कौन था? गोल्ड। आज भी है। सालों साल गली मोहल्ले पे सारी महिलाएं, जो भी लड़कियां हैं, ठीक है, और भी बोले आंटियां हैं, सब कुछ
जो गोल्ड का पहनती हैं, हमारे जो बॉयज लॉक बड़ी बड़ी, आप देखते हो हनी सिंह को इतनी मोटी मोटी चेन, ठीक है, डीजे ब्रावो देखा होगा उसको भी बढ़िया मोटी चेन, जो पहन के घूमते हैं वो सब गोल्ड होता है, और आप देखते हैं वो काला नहीं पड़ता आसानी से समय के साथ। तो इनको ही कहते हैं अनरिएक्टिव मेटल, क्योंकि वो चाहता था अल्फा पार्टिकल इस एटम से कुछ रिएक्शन ना कर ले, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, वो चाहता था भाई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी अपन को मजा आ पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या लिया था, गोल्ड फॉइल लिया था। फिर जैसे ही उस पर बम्बार्ड कराई तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो गया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन को उसने ग्लो करवा दिया। दैट मींस कि एटम के अंदर बहुत सारी जगह कैसी है, खाली है। फिर जैसे उन्होंने कोर में मारा, क्योंकि कोर में चीजें क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है, उनका तरीका था। तो जैसे उन्होंने कोर में मार के देखा, तो कोर में जैसे ही मारा तो डेविएशंस देखने को मिले, कि मतलब मान लो 1200-1500 उन्होंने रेडिएशंस मारे, उसमें से क्या हुआ, 8-10 रेडिएशन डेविएट हो गए। तो उन्होंने कहा भैया कोई तो है सेंटर में, और सबसे पहली बात मेरा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और सेंटर में भी कोई पॉजिटिवली पार्टिकल है, तभी पॉजिटिव रिपेल कर गया। फिर उन्होंने कहा एक बार एकदम सेंटर में मार के देखता हूं। जैसे ही सेंटर में मारा, आज तक वो रेडिएशन मिली नहीं, क्योंकि वहां पहुंची नहीं। दैट मींस उसने कहा बाउंस बैक हो गई, और बाउंस बैक मतलब रिपेल हो गई, और रिपेल कब होगी, जब पक्का बीच में प्लस चार्ज होगा। पक्का बीच में क्या चार्ज होगा, प्लस। तभी इन्होंने बोला पूरे एटम में बीच में सेंटर में कोई कठोर चीज रखी है, कोई हेवीली चार्ज मास रखा है जिसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और उसका नामकरण किया गया सर न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन, दैट्स व्हाई उसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। इतनी बात क्लियर हुई, पक्का। ये था इनका एक्सपेरिमेंट, क्लियर हुआ, पक्का। एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी अच्छे से बनाएंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बताता हूं भाई ने और क्या कारनामे किए थे। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी बनाओ। चलिए, तो कर दिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया। यह था रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। बढ़िया तरीके से समझाया मैंने आपको कि सारा खेल सेंटर का है। सेंटर में कोई ना कोई ठोस मटेरियल रखा है, ठोस पार्टिकल रखा है, जिससे रेज पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, जिससे रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। और डिफ्लेक्ट कब होगी, जब भैया वो रिपेल कर रहा होगा। और रिपेल कर रहा है तो यही बात समझ में आ गई कि पॉजिटिव है भैया। और अगर वो सेंटर वाला पार्ट पॉजिटिव है, दैट मींस उसको अपन नाम देंगे न्यूक्लियस। क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। और आगे चल के इसी के अंदर कौन हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, इनको कह दिया जाएगा न्यूक्लियॉन्स। क्या कह दिया जाएगा सर, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं और क्या बोला भाई ने। आ जाओ, ये देखो, ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट हुआ था, यही मैंने कहा था। देखो ये लेड बॉक्स, जिसका काम था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अंदर रख के रखना, उसके रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फेंक के मारना। अब जैसे देखो, इसने कहा एकदम सेंटर में, ये क्या है, पूरी की पूरी डिफ्लेक्शन स्क्रीन जो बोल सकते हैं, या फॉस्फर की स्क्रीन बोल सकते हैं। फॉस्फर की नहीं, ZNS की, जो क्या दिखाएगा, अपना फ्लोरेसेंस दिखाएगा। क्या दिखाएगा, फ्लोरेसेंस दिखाएगा। और ये देखिए रेडिएशंस जा रहे हैं। अगर ये रेडिएशंस यहां मारे होते हैं, यहां पे दिख रहा है, तो सीधे पास हो जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगर ये रेडिएशंस यहां मारे होते तो भी पास हो जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन रेडिएशंस कहां दिए उनने, एकदम सेंटर में। देखो जैसे ही उनने सेंटर के पार्ट में मारे, ये दिख रहा है, ये सेंटर पार्ट। और किसी कलर से दिखाते हैं आपको, नहीं ये तो और नहीं दिखना, ये दिख रहा है सेंटर पार्ट। इधर पे मारे इनने, और इधर पे वो मास रखा हुआ था, हेवीली चार्ज पार्टिकल, हेवीली चार्ज मास, जिसको अपन ने नाम दिया पॉजिटिव। तो देखिए उसने क्या करा, रिफ्लेक्शन दिखा दिए। एक को इधर फेंक के मारा, एक को इधर फेंक के मारा, देखिए एक को इधर, एक को इधर, तो सब जगह क्या देखने को मिले आपको, डिफ्लेक्शंस देखने को मिले। क्यों मिल रहे थे डिफ्लेक्शन, क्योंकि भैया सेंटर में एक कठोर चीज, एक हेवीली चार्ज पार्टिकल रखा था, जिसको नाम दिया था पॉजिटिवली चार्ज। क्या नाम दिया था, पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल, या फिर बोलते पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दिया था नाम। और उसी को अपन ने नाम दिया इनने बहुत बढ़िया, न्यूक्लियस। और इनके अकॉर्डिंग इस न्यूक्लियस के अंदर लाए करते थे प्रोटॉन। कौन लाए करते थे, प्रोटॉन। यह हमें पता है कि प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होते थे, लेकिन न्यूट्रॉन की अभी डिस्कवरी नहीं हुई, अभी सिर्फ डिस्कवरी चल रही थी प्रोटॉन की। इसलिए इन्होंने बोला वो पॉजिटिवली चार्ज है, दैट मींस उसके अंदर कौन पाया जा रहा है, प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। कौन पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन। और इतनी कहानी इनने दे दी, और भैया सब लोग उठ के खड़े होके, क्योंकि कहानी में दम थी। कहानी वाटरमेलन की तरह नहीं थी कि सिर्फ तबीयत खराब थी और वाटरमेलन से अपन हाइड्रेशन की कोशिश कर रहे थे बॉडी के अंदर, और आपने बोल दिया भैया एटम वाटरमेलन है। ऐसा नहीं था भाई, की कई सालों की मेहनत थी जो रंग लाई थी।
आज मार्केट में उन्होंने एक मॉडल तैयार किया था जिसको रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन आगे चल के ये भी डिस्कार्ड होगा। क्यों होगा डिस्कार्ड ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए तो वन एंड ओनली रदरफोर्ड ही हीरो था। सबकी नजरों में एक ही शेर हुआ था, एक ही आंखों का तारा बन गया था जिसका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट और लो, पहले मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि कहोगे नहीं तो सर पता नहीं क्या क्या गुचर गुचर कर देते हो। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। चलो अब अगली बात, इनके क्या पोस्टुलेट्स थे, इनने क्या क्या बात करी, वही बातें करी जो अपन ने देखी थी। बातें कुछ अलग थोड़ी हो जाएंगी। देखिए, इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द होल of the positively charged of the atom is concentrated in an extremely small region which is known as nucleus। यही बात तो करी कि भैया पूरे एटम के सेंटर में, किसके, एटम के सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल रखा है और जिसपे पूरा का पूरा एटम निर्धारित है, जिसपे पूरा का पूरा एटम मान्य है। मतलब पूरे के पूरे एटम का मास जो है वो कहां पर है, सेंटर में है, और उसी सेंटर को पॉजिटिवली चार्ज बोला गया और उसी का नाम रखा गया सर न्यूक्लियस। क्या रखा गया सर, न्यूक्लियस। और इनने ये भी बोला इस न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज बताया, दैट मींस इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन्स पाए जा रहे हैं। और आगे चल के ये पता चला कि जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, क्योंकि पूरा एटम का मास सिर्फ इसी पे डिपेंड कर रहा है और एटम के मास दो लोगों पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे, तो आगे चल के बात पता चली कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों रहते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर सर, न्यूक्लियस के अंदर। और इन दोनों को नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियॉन्स। जैसे भाई आप लोग जानते हो ना, इंडिया में रहने वाले को इंडियंस है ना, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले को ऑस्ट्रेलियंस है ना, यही होता है ना, अफ्रीका में रहने वाले अफ्रीकन्स, तो न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियस और एटम का पूरा मास डिपेंड करता है सर इस न्यूक्लियस पे। ठीक है, और इसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। फिर क्या बोला इनने ये बोला, तो फिर बात ये आती है सर इलेक्ट्रॉन किधर, तो इनने बोला सर इस न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं। क्या होते हैं सर, सर्कुलर पाथ, मतलब गोल गोल जगहें होती हैं जिसमें सर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स। वो सर्कुलर पाथ में कौन रिवॉल्व करते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स। किस में रिवॉल्व करते हैं सर, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनको नाम दिया जाता है सर ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया जाता है, ऑर्बिट। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ में हाई वेलोसिटी से, हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन जू 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 घूमे जा रहा है और उसी को नाम दिया गया सर क्या, ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया गया सर, ऑर्बिट्स। इतनी बात क्लियर है। मतलब इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ हैं जिनको अपन क्या कहेंगे, ऑर्बिट्स, और उसी के अराउंड घूमे जा रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे जा रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब वो देखिए, ये देखिए, जैसे ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये अब न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, ये न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए उस न्यूक्लियस के अराउंड एक ये सर्कल दिख रहा है, फिर एक ये सर्कल दिख रहा है, फिर एक ये सर्कल दिख रहा है। सर्कल किसी भी वे में हो सकता है, वो तो मैंने आपको 3D दिखाया, नहीं तो सब ऐसा ही होंगे। ठीक है, वो तो 3D दिखाया इसलिए अलग अलग। और देखिए उसमें कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यही तो मैंने बोला कि भैया सर्कुलर पाथ होते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, जिसमें कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इनका फर्स्ट पोस्टुलेट दिया था इनने मार्केट के अंदर। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का रिमूव कर दूं, चलो ये लीजिए अगला आ गया। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट्स। यही अपन ने बोला कि सेंटर में तो न्यूक्लियस आ गया, ठोस मटेरियल, पॉजिटिवली चार्ज, जिसपे पूरे एटम का मास डिपेंड करता है। उसके अराउंड सर्कुलर पाथ ले लो, उनके अराउंड क्या करो, सर्कुलर सॉरी, उनके अराउंड क्या ले लो, सर्कुलर पाथ ले लो। अब जैसे आप सर्कुलर पाथ लोगे तो भैया उस सर्कुलर पाथ में कौन घूमेगा, तो उस सर्कुलर पाथ में वेरी हाई वेलोसिटी से कौन घूम रहा है, भैया इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं।
कौन घूम रहे हैं भैया? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। यही बात किसने कही थी? रदरफोर्ड ने। ये फर्स्ट वाले। और सर्कुलर पाथ को नाम क्या दिया गया सर? ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया गया सर? ऑर्बिट्स। इन सर्कुलर पाथ को हमने कहा ठीक है भैया, बात पते की हो रही है। थर्ड पॉइंट, अब एक और आया। अब मार्केट में वहीं जब ये बता रहे थे ना, तो एक साइंटिस्ट खड़ा हो गया। भैया आजकल तो बोलने की आदत हो गई थी, क्योंकि जब से थॉमसन ने गोटी दी थी तब से तो सब लोग हो गए थे एकदम वो कि भाई कोई ये गलती करे फट से मैं खड़ा हो जाऊंगा। एक खड़ा हो गया, कहता सर सर सर। रदरफोर्ड बोलता है राइट बहुत तेज हो रहे हो। लेकिन रदरफोर्ड भी क्या करता, पूरे सब लोग बैठे थे। रदरफोर्ड ने बोला यस प्लीज। तो उसने बोला सर जैसे आपने बताया न्यूक्लियस बीच में, सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ लगा के घूम रहा है, वो दूर क्यों नहीं चला जाता? तो भाई 2 मिनट के लिए रदरफोर्ड रुक गए। उन्होंने कहा यार बात तो सही है। उन्होंने कहा रुको 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 मैं बताता है। उन्होंने कहा सर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके अराउंड कौन है? सर्कुलर पाथ। इसमें कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये अब घूम रहा है। तो क्या होता है? देयर इज अ अट्रैक्शन, देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस ना तो उसको जाने देता है ना उसको पास बुलाता है। बस ये कहता है बेटा जो तेरे को पार्ट दिया है, जो मैंने तेरे लिए रेखा बनाई है, उसी रेखा में घूमते रहे। तो देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, कीप देम इंटैक्ट। ना पास बुलाएगा ना जूल जाने देगा, बीच में अटका के रखेगा। ना बात करेगा ना बात करने देगा। समझ रहे हो आप? बहुत बढ़िया लाइन है ये। ना बात करेगा ना बात करने देगा, बीच में लटका के रखेगा। चुपचाप घूमते रहे। आए हैं भर भर के देखो, लेकिन बात नहीं करना है, ठीक है ना दूर जाना है। तो भैया फिर वो जिसने हाथ उठाया था उसने कहा यार तैयार होके आए रदरफोर्ड हर एक क्वेश्चन का, फिर बैठ गया, क्या कर सकता था। तो भैया यही थर्ड पॉइंट था कि भैया वो जो इलेक्ट्रॉन था वो दूर क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस ने पकड़ बना के रखी थी इलेक्ट्रॉन पे कि भाई इतनी दूरी से ना तू पास आएगा ना इससे दूर जाएगा, बस इसी के अराउंड गोल घूमता रहेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ गया मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये 2 पॉइंट्स में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लो जल्दी। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो इस तरीके के इनने पोस्टुलेट्स अपन को दिए थे। मैंने कहा ओके। अब क्या हुआ सर, इसमें कुछ सारी दिक्कतें भी आई थी, कुछ ड्रॉबैक्स भी हुए थे, लेकिन वो ड्रॉबैक्स आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी इसने कुछ चीजें और बताई थी। पहले वो चीजें एक्सप्लेन होंगी, उसके बाद एक अलग से वीडियो में बताऊंगा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। जब तक तो आपके मन में एक ही चीज रहनी चाहिए, शेर हो तो कैसा, रदरफोर्ड जैसा। भाई ने सारे साइंटिस्टों को चुप करा के बैठा था, क्योंकि अकेला ही था स्टेज पे, अकेला ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, एक एक के सामने हर तर्क का जवाब दे रहा था। थॉमसन भी बैठा था कोने में, थॉमसन भी चुपचाप ऐसे, क्या कर सकता हूं भाई मेरा, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, वो भी एक नामचीन आदमी था तो बुलाना उसको ही बनता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत, ये बात क्लियर हो गई भैया कि सेंटर में एक हेवीली चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम न्यूक्लियस है, जिसके अंदर दो चीजें पाई जाती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है जिसमें हाई वेलोसिटी पे कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स पास और दूर क्यों नहीं जाते, रीजन इज दैट कि अगर वो दूर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको जाने नहीं देगा, पास आएंगे तो वो आने भी नहीं देगा। मतलब भैया सिंपल सी बात है, ना नजदीक आना ना ज्यादा दूर जाना, अपने रेंज में घूमते रहने का हाई वेलोसिटी से। क्योंकि भैया अगर आपको याद हो तो थॉमसन साहब को रदरफोर्ड ने पूछा था कि एटम के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, वो एनर्जी किसकी है, तो भैया वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की थी। क्योंकि आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन फुल स्पीड से जू 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 घूमे जा रहा है। जब कोई भी पार्टिकल मोशन में होगा तो देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी, और वो इलेक्ट्रॉन किसका है, उस एटम का है। तो फाइनली वो काइनेटिक एनर्जी किसकी हो गई थी, उस एटम की हो गई थी। क्लियर है बात, पक्का। दूसरी बात आपने बोला और देखा होगा, थॉमसन ने कहा था कि भैया कहीं ना कहीं प्रोटॉन है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। तो भैया इसने कहा कोई एम्बेडेड नहीं है भाई, वो सर्कुलर फॉर्म में घूम रहे हैं, कहीं बैठा दिया बैठ थोड़ी जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी, घूमता फिरता आदमी है, चलता फिरता रहेगा, पैर बढ़िया रहेंगे, नहीं तो बैठ जाएगा व्हील चेयर पे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है। तो भैया ये पॉइंट भी थॉमसन का गलत हो गया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द एटम। भैया एम्बेडेड कौन बोल रहा है, वो तो तेजी में दौड़ लगा रहा है भाई, इतनी तेजी में। जैसे आप ऐसा समझ सकते हो, सन आपका क्या हो गया भैया, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ है जहां पर आपकी
क्या बोलना चाहिए भाई, उसको क्या कहते हैं, अरे बोलो ना, क्या बोलते हैं, आपकी अर्थ, अर्थ जो है, ऐसे कई सारे और प्लैनेट्स है, प्लैनेट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट। सेम चीज यहां है सर, आपका सन मान लो न्यूक्लियस, और आपकी ऑर्बिट जिसमें प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए प्लैनेट्स हो गए, तो अपनी अपनी रेंज में घूमे जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है अगर इसका देखा जाए और उसका देखा जाए तो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो ये सारे थॉमसन की चीजें थी जो किधर क्लियर होती जा रही थी, रदरफोर्ड के अंदर। इसलिए भाई सारे साइंटिस्ट ताली पे ताली बजा रहे हैं, क्योंकि थॉमसन की जो दिक्कतें थी वो सारी दिक्कतें इधर दूर हो रही थी। ये नहीं जान रहे थे कि इसमें भी बड़ी दिक्कतें हैं जिसको दूर आगे जाके किया जाएगा, ठीक है। तो बस अभी तो तालियां गूंज हो रही थी और नाम एक ही चर्चा में था, पूरे ऑडिटोरियम में गूंज रहा था, रदरफोर्ड रदरफोर्ड। हमने कहा ठीक है, चलने दो भाई को भी खुश होने लो, चलते हैं। चलिए तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट हो गया था ना, पक्का, चलो अब और कहानी तो देखें आगे की तरफ, क्या कहानी थी। बोलोगे सर आगे भी तो बढ़ो, चलो। अब क्या हुआ सर, अब दो चीजें आई, जैसे कि आप जानते हो, अभी भी जानते हो आप, कि आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हो, है ना, लिखते हो, फिर सिंबल में दो चीजें लिखते हो। नीचे जो रहता है वो रहता है उसका एटॉमिक नंबर। नीचे क्या रहता है सर, उसका एटॉमिक नंबर। ये आ गया Z, Z से अपन एटॉमिक नंबर को बताते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर होता है, ऊपर अपन बताते हैं सर A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास। किससे बताते हैं सर, एटॉमिक मास। मतलब X इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, और नीचे कुछ भी चीज है वो होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। इस तरीके से अपन किसी भी एलिमेंट का डिनोशंस दिखाते हैं, ठीक है। और ये जो X है ना, ये सिंबल है, नहीं तो बाद में बोलो सर ये क्या है, ये क्या है, सिंबल है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा Z कैसे देखते हैं, Z में क्या क्या होता है और A में क्या क्या होता है। तो पहले तो ये बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जल्दी बनाएंगे क्योंकि ये हटेगा, जल्दी बनाओ। हो गया, मेरे हिसाब से हो गया होगा। चलो अब सर क्या हुआ, सबसे पहले तो बात हुई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर आपका एटम इलेक्ट्रिकली स्टेबल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे, और वही नंबर होगा एटॉमिक नंबर, वही होगा एटॉमिक नंबर। यह बात हमेशा याद रखना, जो भी अगर आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्जेस नहीं है, ना पॉजिटिव चार्जेस ना नेगेटिव चार्जेस, दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, किसकी बात करूं, सोडियम, तो सोडियम के अंदर अपने 11 प्रोटॉन होते, और अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसने किसी को इलेक्ट्रॉन देना देना नहीं किया है, लेना देना नहीं किया है, तो उसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और साथ ही साथ सोडियम का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, 11 होता है। क्या होता है सर, 11 होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन होंगे, और वही उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। लेकिन यदा कदा और सर्वदा अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होने का मतलब सर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होने का मतलब उसने किसी को या तो इलेक्ट्रॉन दे दिया या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्योंकि सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है या तो उसके ऊपर कोई चार्जेस आ गए, या तो पॉजिटिव आ गया या तो नेगेटिव आ गया, और ये चार्जेस कब आएगा, जब किसका लेन देन होगा, इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि सर प्रोटॉन तो अंदर बैठा है, प्रोटॉन नहीं जाएगा कहीं। सिंपल केमिकल रिएक्शंस में प्रोटॉन का लेन देन नहीं होता। प्रोटॉन के लिए तो खतरनाक रिएक्शन, कौन सी सर, न्यूक्लियर, वो तो करा नहीं रहे। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ किसका लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर आपने उस एलिमेंट को कहीं भी केमिकली रिएक्ट करवाया तो उसके इलेक्ट्रॉन में छेड़छानी हो जाएगी, मतलब एक आध चला गया होगा, एक आध कम हो गया होगा, या एक आध बढ़ गया होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की छेड़छानी होगी तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल जाएगा तो उस केस में
नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर नहीं होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यह बात हमेशा याद रखना कि अगर ये हटा दूं, पहले ये एक बार लिखो, ये हटा दूं, चलो। तो अगर आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बदल जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते, वो हमेशा फिक्स रहते, क्योंकि वो तो भैया न्यूक्लियस के अंदर है। तो उस केस में आप एटॉमिक नंबर हमेशा किससे निकालना? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तब एटॉमिक नंबर किससे निकालना सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और किसी से नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा अल्टीमेट जो डेफिनेशन आती है एटॉमिक नंबर की, वो डेफिनेशन यही होती है कि सर चाहे एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो चाहे ना हो, एटॉमिक नंबर हमेशा आप निकालिए किससे सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। आपको कभी गलती नहीं होगी, आप हमेशा 100% सही रहोगे। तो ये चीज याद रखिए, आपको कभी गलतियां नहीं होगी, और टेंशन भी नहीं ना। एक ही चीज याद रखो ना, चाहे एटम न्यूट्रल हो चाहे ना हो, आप तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देख लो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा वही आपका एटॉमिक नंबर होगा, बस खत्म। कितनी सिंपल सी बात थी। और अगर सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो फिर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी निकालोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट स्कोर नोट डाउन करेंगे, फिर आते हैं एटॉमिक मास पे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी। चलिए हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये था सर एटॉमिक नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इक्वल टू एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये कब केस है? जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और अगर नहीं तो आप सबसे बढ़िया डेफिनेशन अभी बताई ना, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, वहां से आपकी कभी गलती नहीं होगी। और एटॉमिक नंबर को अपन किससे डिनोट करते हैं सर? Z से। किससे करते हैं? Z से। अब आती है सर मास नंबर की बारी। किसकी सर? एटॉमिक मास, या एटम का जो मास होता है। ठीक है, इसी को मास नंबर कहते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है किससे सर? A से। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। मैंने कहा था कि पूरे एटम का मास कहां डिपेंड करता है? सेंटर में, जहां पर न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में दो चीजें होती है सर न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, बस दो चीजें। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप सर इनका दो कैलकुलेशन कर लीजिए, ये कभी भी सिंपल रिएक्शन में नहीं बदलते हैं, ये कभी भी सिंपल रिएक्शंस में नहीं बदलते हैं, ये बात फैक्ट है। इनको बदलने के लिए आपको सिर्फ एक ही रिएक्शन करवानी पड़ेगी, जिस रिएक्शन का नाम था न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि वही न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है। नहीं तो ऐसी फर्जी सी रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन और सस्ती रिएक्शन में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कहते नहीं, कहता हमारा बेटा इलेक्ट्रॉन संभाल लेगा तुम्हें। कहता अभी नहीं, कहता है कि पापा को भेजना है ना, तो फिर आप लेके आओ बड़ी चीज, तब हम लोग आएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करने। और बड़ी चीज का नाम है इनका न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अपन बोलते नहीं, नहीं चाहिए, अब बैठे रहो अंदर सुखी शांति से, क्यों गुस्सा हो रहा है, आराम से बैठे रहो बीच में। तो भैया एटॉमिक मास या फिर मास नंबर जो होता है, इसको डिनोट किया जाता है किससे? A से, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका एटॉमिक मासेस आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सब बातें भी किसने बताई? रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, ये वाली चीज तो बाद में ऐड ऑन हो गई, लेकिन अपन तो जानते ही, और जनरल सी बात थी इसलिए मैंने यहीं पर आपको बता दी। अब इसमें अभी और भी कुछ बातें हैं। अभी इसमें आइसोटोप से, आइसोबार से, ठीक है, आइसोटोन से और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। इनके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सर रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, फिर कौन निकालेगा रदरफोर्ड की गलतियां, फिर रदरफोर्ड को कौन पकड़ के घसीटेगा नीचे के सर इधर इधर, जितना तेज आप चल रहे थे ना उतने तेज आप हो नहीं। तो अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी कौन शेर है? रदरफोर्ड, वन एंड ओनली रदरफोर्ड। तो ये बातें थी सर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। एक बार इसका और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लो स्क्रीनशॉट। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का बढ़े आगे? ठीक है, तो बस ये चीजें थी जो आज की क्लास में मुझे डिस्कस करनी थी। इतना क्लियर हुआ? रदरफोर्ड ने बहुत बढ़िया डिस्कवरी कर दी थी अपने न्यूक्लियस की।
कि भैया वहां पर हैवीली चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है जिसका नाम न्यूक्लियस देंगे, और वो पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। फिर उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स है जिसमें कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व के बाद काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए एटम्स के पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये पॉजिटिवली चार्ज बीच में और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिवली चार्ज है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव को काउंटर कर रहे हैं, इसलिए आपका जो सिस्टम होता है, आपका जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है। हमने कहा बहुत बढ़िया सर, आपने बात में बहुत दम रखी और आपकी बात से हम सहमत भी है, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था रदरफोर्ड के बारे में। आज कहानी अधूरी छोड़ के जाएंगे क्योंकि कल फिर मिलेंगे 8 बजे और उसमें अपन बात करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वो भी बढ़िया चीज है, इसी के अंदर है। और फिर परसों 8 बजे खुलासा होगा रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स का, इसलिए भैया बने रहिए और मिलेंगे 8 बजे। देखते हैं रदरफोर्ड की क्या गलतियां थी और किसने पकड़ के निकाली थी। तो मजा आ रहा है, एक के बाद एक एटॉमिक मॉडल चल रहा है, कहानी चलती आ रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर है तो एज यूजुअल कहां पर देनी है आपको, कमेंट सेक्शन में। और प्रेजेंट वगैरह लगाते हो कि नहीं, कि भूल गए, तो एक बार हो जाए अभी कि किस किसने लेक्चर देखा, एक बार लिख दो, हाय हेलो सर, हाउ आर यू, प्रेजेंट सर, सत श्री अकाल, जो आपको लिखना है, नमस्ते, जय हिंद, ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे, आपको जो लिखना है लिख दो, एक बार हो जाए कि भैया कितने लोग प्रेजेंट हैं आज, ठीक है। तो आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो सर लिटरली बताइए, हम लोग बैठे हैं आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए, और कहानी मजेदार है इसलिए बने रहिए। किसके साथ, मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त। सारे लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं यूट्यूब में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं विदाउट एनी एड। प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी सटासट, मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस करिए, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी फिर दिख ही रहे हैं टॉपर्स, जहां पर आपको अपना नाम दर्ज करवाना है। बार बार चिल्ला रहा हूं, रोज आग जला के रखिए, यहां आना चाहिए, यहां आएगा तभी मजा आएगा, ठीक है। फिर मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए और भी टॉप कोर्सेज लगा रखे हैं। आप लोग देखें तो इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई, जहां मिलता हूं मैं आपसे क्लास 11th केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, उनको भी देखते चलिए। स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जिसपे सीबीएसई वहां भी है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज है, सब और आपके लिए, सब और सिर्फ आपके लिए। सर हम लोग तैयार हैं, बस आप लोग तैयार रहिए और पढ़ते चलिए और बताते चलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल रात को 8 बजे एक फाड़ू और एक बेहतरीन लेक्चर के साथ फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।